अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, ले आया हूँ मुक़द्दर का 11वां पार्ट है ये, और यहाँ से पाशा जानी के बारे में जो टैक्सी ड्राइवर है उनका यहाँ पर शुरू हो रहा है। बेहतरीन है ये जो सो शुरू कर रहा हूँ पार्ट नंबर 11। अभी हमारे ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव की एक भी बोतल नहीं है। इस खून की कामयाबी ने अस्पताल के डॉक्टरों को और खुसूसन उरूज को परेशान कर दिया था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल रहा था, कभी बंद हो रहा था, कभी उरूज और कभी दूसरे डॉक्टर आते जाते दिखाई दे रहे थे। शहर में जितनी ब्लड बैंक थे सबसे रुजू किया जा रहा था, लेकिन हर तरह से मायूसी हो रही थी। वो सब एक दूसरे से कहते फिर रहे थे कि ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है और वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। ये बात पाशा जानी तक पहुंची तो वो सीधा उरूज के चैम्बर में आ गया। वो वहाँ परेशानी से टहल रही थी। एक डॉक्टर भी वहाँ मौजूद था। नर्सें सर झुकाई खड़ी हुई थी। पाशा जानी ने अंदर आकर उरूज को देखा, फिर कहा, डॉक्टर उरूज साहबा, मेरे ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उरूज ने बेयकीनी से इसे देखा, फिर आगे बढ़कर इसके करीब आकर कहा, क्या तुम अपना खून दोगे? जी हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। वो उरूज से मुतासिर हुआ था और अब इसे बेहतरीन अमल से मुतासिर करना चाहता था। वो इसके साथ चलता हुआ ऑपरेशन थिएटर में आया। अगरचे वो इसके बाप सैयद तुराब अली शाह को सड़क के किनारे से उठा कर लाया था, लेकिन अब तक इसकी सूरत नहीं देख पाया था। दो आदमियों ने इसे उठाकर पिछली सीट पर डाला था। वो इसके साथ ही अस्पताल तक आए थे। पाशा जानी ने इस दौरान में स्ट्रिंग सीट पर ही बैठा रहा था। इन दो आदमियों ने ही तुराब अली शाह को टैक्सी से निकालकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया था। वहाँ वो तुराब अली शाह को देख सकता था, मगर उरूज पर नज़र पड़ते ही किसी दूसरी तरफ देखना भूल गया था। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आकर इसने उरूज के बाप को देखा तो चौंक गया। इसे देखकर पता चला कि वो अपने दुश्मन को खून देने आया है, और वो लेडी डॉक्टर उरूज कोई और नहीं, इसकी दुश्मन थी। पाशा जानी ने एक नज़र उरूज पर डाली। इसका चेहरा धमक रहा था। बाप की ज़िंदगी बच जाने की उम्मीद इसे मज़ीद निखार दिया था। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद वो इसकी तरफ खींचा जा रहा था। एक नर्स ने आकर स्ट्रेचर की तरफ इशारा करते हुए पाशा से कहा, आप वहाँ लेट जाइए। वो किन आँखों से उरूज को देख रहा था। नर्स के सुनते ही चौंक गया। ज़रा हिचकिचा कर बेड पर बैठते हुए अपने दुश्मन को देखने लगा, जो अभी बेहोश था, और पाशा का खून ना बहने की सूरत में ये बेहोशी इसकी मौत बनने वाली थी। इसे एक दुश्मन ख़त्म होने वाला था। तदबीर से तकदीर बदल जाती है। अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने का बेहतरीन मौका इस वक्त पाशा के हाथ आया हुआ था। वो किसी भी तदबीर से काम लेकर मौत को इसका मुक़द्दर बना सकता था। मैं दूर खड़ा इसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तदबीर दिमाग से लड़ाई जाती है, मगर वो तो दिल से सोच रहा था। मैं तुराब अली शाह के साथ भी था। इसके हाथों की लकीरें इसकी ज़िंदगी का पता दे रही थी। मैं इस पर चल पड़ा था, और पाशा के दिल के हाथों मजबूर होकर हिचकिचाते हुए स्ट्रेचर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे बदलना बच्चों का खेल नहीं है। पाशा जानी धीरे धीरे चलता हुआ बेड के सिरे पर आकर बैठ गया। उरूज ने इसके करीब आकर कहा, तुम शायद पहली बार खून दे रहे हो। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम अच्छे खासे सेहतमंद हो और हौसलामंद दिखाई देते हो। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उरूज इसकी हिचकिचाहट को नोट कर रही थी और ये समझ रही थी कि वो शायद खौफज़दा है। पाशा ने कहा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये आपके वालिद हैं? वो हाँ के अंदाज में सर हिलाकर बोली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तस्दीक हो गई थी।
वो ज़रा बुझे हुए लहजे में बोला, नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर वो लेट गया। एक डॉक्टर इसका खून तरावली के जिस्म में ट्रांसफ़र करने के इंतजाम करने लगा। उरुज ने कहा, एक बोतल से इतना सारा तो निकलेगा कि अब्बू को बड़ी हद तक तवानाई हासिल हो जाएगी, लेकिन दूसरी बोतल भी ज़रूरी है। फिर इसने एक असिस्टेंट से कहा, तुम जाओ और फिर मालूम करो कि कहीं से यह खून दस्तयाब हो सकता है या नहीं। तमाम डॉक्टर्स से कहो कि वो इस सिलसिले में अपनी जान पहचान वालों से रब्ता करें। हो सकता है इनके शनासाओं में कोई और नेगेटिव वाला मिल जाए और हमारी मदद के लिए राज़ी हो जाए। वो असिस्टेंट वहाँ से चला गया। खून मुंतकिल होने की इंतजामात हो गए। वो अपने खून के ज़रिए अपने ही दुश्मन को तवानाई दे रहा था। जब तक पाशा जानी का खून तराबली के जिस्म में मुंतकिल होता रहा तब तक उरूज अपने बाप के पास ही खड़ी रही। इसका मायना करती रही और पाशा इसकी तरफ सर घुमाए बड़ी चाहत से देखता रहा। मोहब्बत भी क्या चीज़ है। इसका खून निचोड़ा जा रहा था और वो इस लहू निचोड़ने वाली को बड़े प्यार से देख रहा था। जज्बों में डूबकर सोच रहा था, मेरी जान, मैं अपने बदन का सारा लहू तुम्हें दे दूंगा। बस इसी तरह मेरे सामने रहो। मैं तुम्हें देखते देखते आंखें बंद कर लूँ और अपने लहू की आखिरी बूंद के साथ अपनी ज़िंदगी हार जाऊँ। ये हार मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। वो खून देने के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर बैठ गया। उसे एक गिलास दूध पीने के लिए दिया गया। एक नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर साहबा मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा है कि आप इनके चैम्बर में इंतज़ार करें, वो थोड़ी देर में आएंगी। वो वहाँ से उठकर उरूज के चैम्बर में जाना चाहता था। ऐसे ही वक्त इसकी मुलाकात एक शनासाज से हो गई। इसने कहा, अच्छा हुआ पाशा भाई जो तुम मिल गए। मैं अपनी माँ को इलाज के लिए यहाँ लाया था। अभी अस्पताल से छुट्टी हुई है या नहीं, घर ले जाना है। एक दोस्त का और इसके बीमार माँ का मामला था। वो इनकार ना कर सका, इन्हें लेकर वहाँ से चला गया। इसने रास्ते में सोचा क्या ज़रूरी है कि वो लेडी डॉक्टर इससे मुलाकात करे। अगर इसने नेकी की है तो इसे दरिया में डाल देना चाहिए। इसके सिले में यह तवक्को नहीं करनी चाहिए कि एक मोअज़्ज़ज़ लेडी डॉक्टर एक टैक्सी ड्राइवर की तरफ मायल हो जाएगी और इससे इश्क करने लगेगी। ऐसी सोच महज फिल्मी या अफसानवी हुआ करती है। वो इस बीमार औरत को इसके घर पहुंचाकर दूसरी सवारी लेकर दूसरे इलाके में चला गया। इस तरह वो शाम तक मसरूफ़ रहा। दिल नहीं मान रहा था, बार बार उरूज की तरफ जाने को जी चाह रहा था। आखिर को इसने वहाँ जाने के लिए यह जवाज़ पैदा किया कि इसके बाप की खैरियत मालूम करनी चाहिए। और अगरचे दुश्मन था मगर दिल में इसकी बेटी को दोस्त बना रहा था, ये जानते हुए भी कि दुश्मन शायद दोस्ती में ना बदलेगी। इसके बावजूद इसका दिल डावाडोल था। वो रुककर इसकी तरफ खींचा जा रहा था। वो अस्पताल आया तो शाम के 5 बज रहे थे। इसने नर्स से पूछा, डॉक्टर उरूज कहाँ है? वो बोली, डॉक्टर बहुत परेशान है, अभी तक खून की दूसरी बोतल का इंतज़ाम नहीं हुआ है। वो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करने गई है। इसने पूछा, इनके वालिद कैसे हैं? होश में है लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, इन्हें खून की अशद ज़रूरत है। इसने पूछा, क्या एक ही दिन में 2 बार खून दिया जा सकता है? हाँ, खून देने वाला सेहतमंद हो और कई घंटे वक्फे से दोबारा खून लिया जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो फिर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ये बात डॉक्टर तक पहुंची तो इसने पाशा को बुलाकर इससे शाने को थपकते हुए कहा, तुम बहुत ग्रेट हो। ऐसे इंसान दोस्त हो कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। इसने दिल में कहा, जैसे खून देने जा रहा हूँ वही मेरा दुश्मन है। मेरी नेकी का इतना सिला तो मिले कि इसकी बेटी मेरी दोस्त बन जाए। वो खून देने के बाद थोड़ी देर तक डॉक्टर के पास बैठा रहा। डॉक्टर ने कहा, हमने डॉक्टर उरूज से रब्ता करने की कोशिश की है मगर इनका फ़ोन शायद ऑफ है और पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। वो मायूस होकर उठते हुए बोला, मैं फिर किसी दिन आऊँगा।
डॉक्टर ने अपनी जगह से उठकर बड़ी अकीदतमंदी के साथ इससे मुसाफा किया। वो वहाँ से चला आया। फिर मैं सबका मुक़द्दर हूँ, इसका भी मुक़द्दर हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो फिर उरुस से मुलाकात करे। एक दूसरे से शनासाई हासिल करने का और मुलाकात करने का एक मुनासिब वक्त होता है, और अभी मैं वो मुनासिब वक्त इनके ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता था। पाशा जानी को लाहौर से इत्तला मिली कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इसे अस्पताल पहुंचाया गया है। लिहाजा इसी रात की ट्रेन से लाहौर रवाना हो गया। वहाँ इसकी माँ इतनी सख्त बीमार थी कि अपनी ज़िंदगी के लिए मौत से ना लड़ सकी। 1 माह बाद ही इसका इंतकाल हो गया। 10 बरस पहले बाप का साया सर से उठा था, अब माँ का साया भी सर से उठ गया। मॉडल टाउन के करीब इसका अपना एक मकान था। वो चाहता था इसे फ़रोख्त करने के बाद कराची चला जाए और वहाँ कोई कारोबार शुरू करे। इसने BA तक तालीम हासिल की थी, कहीं मुलाजिमत नहीं मिलती थी, इसलिए टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया था। और अब टैक्सी के सिलसिले में इतना तजुर्बा हो गया था कि वो 2-4 टैक्सियाँ ख़रीद कर इनके ज़रिए अपनी आमदनी बढ़ा सकता था। मकान फ़रोख्त होने में काफ़ी वक्त लग गया। तकरीबन 7 माह बाद वो कराची वापस आया तो सबसे पहले लेडी उरूज को देखने के लिए दिल मचलने लगा। वो ट्रेन से उतरने के बाद अपने किराए के मकान गया। वहाँ सामान रखकर फ़ौरन ही अस्पताल पहुँच गया। दिन के 12 बजने वाले थे। उरूज इस रोज़ 3 मरीज़ों के ऑपरेशनों में मसरूफ़ थी। पाशा जानी बाहर इसे तलाश कर रहा था। इसने एक डॉक्टर से पूछा, आप बता सकते हैं डॉक्टर उरूज कहाँ हैं? वो ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर इसे नहीं पहचानता था। 7 माह पहले इसने इस अस्पताल में खून की 2 बोतलें दी थी। इस वक्त ये डॉक्टर नहीं था और जो डॉक्टर इस वक्त मौजूद था वो अब दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही उरूज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। इसके एक तरफ असिस्टेंट डॉक्टर था और दूसरी तरफ एक नर्स थी। दोनों को कुछ हिदायत देती जा रही थी और फिर इससे पाशा जानी दिखाई दे रही थी। फिर तेज़ी से चलती हुई अपने चैम्बर में आ गई। पाशा जानी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उरूज ने सर उठाकर इसे देखा तक नहीं। साफ जाहिर था कि वो इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत उलझी हुई थी। कुछ देर बाद असिस्टेंट और नर्स चैम्बर से बाहर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगे। चैम्बर का दरवाज़ा खुला रह गया था और वहाँ से इसे देख रहा था। वो परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी, कुछ सोच रही थी। फिर वो रिसीवर उठाकर फ़ोन किसी से बातें करने लगी। इसी दौरान में वो पेपर बेड पर लिखती जा रही थी। फिर इसने रिसीवर रख दिया। इसके पेपर बेड से अलग करके इसे बढ़ाती हुई बाहर आ गई। पाशा जानी इसे मुखातिब करना चाहता था मगर ना कर सका। वो तेज़ी से चलती हुई इसके करीब से गुजरती चली गई थी। पाशा जानी खुद को समझाया, वो बहुत उलझी हुई है, शायद बहुत ही बीमार है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। आसपास के माहौल से बेगाना है। इसका सारा ध्यान अपने मरीज़ के तरफ है। ऐसे में इससे मुलाकात के बारे में सोचना फजूल है। फिर भी वह दिल के हाथों मजबूर होकर इसके चैम्बर के सामने कॉरिडोर में टहलने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। इसके दाएं बाएं आगे पीछे नर्सें, असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह थे। वो सब खुश थे और उरूज भी मुतमईन नज़र आ रहे थे। इसे पता चला कि जो केस उलझा हुआ था वो सुलझ गया है। पाशा जानी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, मुस्कुरा कर इसे देखने लगा। उरूज ने चैम्बर में दाखिल होते हुए नज़रें उठाई, इसे देखा। अंदाज़ा ऐसा था जैसे गुजरते हुए यूं ही किसी को एक नज़र देख रही हो। वो नर्सों और डॉक्टर्स के साथ चैम्बर में दाखिल चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया और वो सोचता रह गया, क्या बात है, इसने मुझे देखा है लेकिन पहचाना नहीं। अब तो वो उलझी हुई नहीं थी, मसला हल हो चुका था। इसने मुझे किसी अजनबी की तरह क्यों देखा है? क्या वो एक टैक्सी ड्राइवर से रस्म बढ़ाना नहीं चाहती? इसे यकीन नहीं हो रहा था कि उरूज इसे बेमुरवत हो सकती है। अपने बाप की जान बचाने वाले को 7 माह के मुख्तसर से अरसे में भूल सकती है। पाशा जानी ने इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया था।
اس کے باوجود وہ اپنے ہیرو کو بھول گئی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ شو بہت بڑی ہوئی ہے۔ تب بھی عروج اسے دیکھ کر اس کی طرف نہیں بڑھی تھی۔ وہ کو سوچ کر تیزی سے چلتا ہوا پبلک باتھ روم میں آیا۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو ایک دم سے یوں لگا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہے۔ چہرے پر صرف شو نہیں بڑھی ہوئی تھی بلکہ سفر کے گرد بھی جمی ہوئی تھی۔ عروج سے ملنے کے لیے بے چینی نے اس کے عقل ضبط کر دی تھی۔ اسے غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آنا چاہیے تھا۔ جلد بازی کا نتیجہ سامنے تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اب تو عروج سے ملنے کا راستہ ہموار ہو جاتا تو وہ اس ہولی میں ہرگز اس کے سامنے نہ جاتا۔ وہ فوراً ہی گھر کی طرف واپس آ گیا۔ ملاقات کو اس نے دوسرے دن پر رکھ دیا تھا۔ ایک تو انسان آئندہ کی منصوبہ بندی بہت کرتا ہے۔ اس نے بھی عروج سے ملنے کے لیے دوسرے دن جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ تو مقدر کا ہوتا ہے، میرا ہوتا ہے۔ میں نے اسی رات عروج سے اس کا سامنا کرا دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ آدھی رات کے بعد اسے عینی ٹکرائے تاکہ عینی اس سے متاثر ہو جائے۔ دو سہیلیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گی، لیکن میں انہیں ایک ہی شخص کے سامنے لا رہا تھا۔ اس رات بھی عروج ہسپتال کے احاطے میں عینی سے ملنے آئی تو جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت عینی اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ ایک بار پھر پاشا جانی کی طرف توجہ نہ دے سکی۔ یہ محبت کی آنکھ مچولی تھی کہ وہ اسے سامنے یاد کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اسے دوسرے معاملات میں سلجھا رہا تھا۔ دن کے وقت وہ آپریشن میں مصروف رہی تھی اور اب رات کو عینی کے ملنے کی خواہش ایسی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے لپٹ کر خوشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ پاشا جانی دوسرے دن صبح سو کر اٹھا تو معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر سوچنے لگا، شاید وہ ہسپتال نہ آئے، اسے بچھڑی ہوئی سہیلی مل گئی ہے، وہ اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی، لہٰذا پہلے فون پر اس سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے فون ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پرچی نکالی جس پر عروج کا موبائل نمبر اور ہسپتال کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر قریبی PCO میں جا کر اسے کال کرنے لگا۔ مقدر کی رکاوٹ بہت ظالم ہوتی ہے، وہ مسلسل میرے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا۔ وہ 15 منٹ تک اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا نمبر انگیج تھا۔ مسلسل ناکامی نے اسے مایوس کر دیا۔ وہ ریسیور پٹک کر PCO سے نکل آیا۔ پھر سوچنے لگا، وہ بڑے لوگ ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھ کر کبھی مہنگے فون پر لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے کوئی ضرور بات کر رہی ہوگی۔ میں 1-2 گھنٹے بعد رابطہ کروں گا، پتہ نہیں وہ مجھ جیسے ٹیکسی ڈرائیور سے بات بھی کرنا چاہے گی یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایسے وقت نگاہوں کے سامنے تراب علی شاہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ حقارت سے سر جھٹک کر اپنے اطراف دیکھنے لگا۔ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت سے تراب علی شاہ کے ڈرائنگ روم میں فلک، آفتاب، بیگم آفتاب اور فلک ناز وغیرہ مختلف صوفوں پر براجمان تھے اور عروج کو یہ الزام دے رہے تھے کہ اس نے پچھلی رات سے عینی کو کہیں غائب کر رکھا ہے۔ وہ اسے چھپا کر ہم سے دشمنی کیوں کر رہی ہے؟ عروج کے بھائی حشمت علی نے کہا، میری بہن آپ لوگوں سے کیوں دشمنی کرے گی؟ عینی خود چھپنا چاہتی ہے، وہ آپ سب سے دور بھاگ رہی ہے۔ آپ میں سے کسی کے ملنا نہیں چاہتی تو اس میں عروج کا کیا قصور ہے؟ آپ اسے کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ فلک آفتاب نے کہا، برخدا ذرا دھیمے لہجے میں بات کرو، پہلے بزرگوں سے بات کرنے کے آداب سیکھو پھر بولو۔ بیگم آفتاب نے کہا، یہ کیا آداب سیکھے گا، یہ تو اپنے بزرگوں کے طور طریقوں پر چل رہا ہے۔ عروج کی ممی نے پوچھا،
हमारे ऐसे कौन से तौर तरीके हैं जो आपको छुप रहे हैं? क्या ये कम है कि आपकी बेटी हमारी बेटी को हमसे दूर कर रही है? साफ पता चल रहा है कि ये प्लानिंग आप सबके घर वालों की मिली भगत है। आप सीधे रास्ते से अपनी बहू ना मना सके तो ये चोर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हशमत ने कहा, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, इस वक्त हमारे घर में हैं, इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना खड़ी खड़ी सुना देता। परवाह नहीं करता, तरावली शाह ने इसे डांटते हुए कहा। हशमत, चुपचाप जाओ यहाँ से। वो बोला, जा रहा हूँ, मगर इतना कह देता हूँ कि अगर ऐनी हमारे घर में आती तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूँगा, इसे गोली मार दूँगा। लेकिन ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हम इसे बहका कर अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लानत है इस पर और ऐसा सोचने वालों पर। वो एक झटके से सोफे पर से उठकर फिर पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। तरावली ने कहा, हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। बेहतर है कि हम पहले उरुज से फ़ोन पर बात करें और ये मालूम करें कि वो ऐनी के साथ कहाँ है। इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता होने पर कहा, उरुज तुम कहाँ हो? ऐनी कहाँ है? वो बोली, ऐनी मेरे पास खैरियत से है। आप परेशान हो? परेशान कैसे ना हो? यहाँ हम पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमने तुम्हारे ज़रिए ऐनी को अगवा किया है। बेटा, ये तुमने क्या मुसीबत मोल ली है? कहाँ है ऐनी? वो बोली, आप रिश्वर ऐनी के ताया अबू को दें, मैं उरुज उनसे बात करूँगी। ऐनी इसकी बातें सुन रही थी, फिर इसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली, लाओ फ़ोन मुझे दो, मैं बात करती हूँ। इसने फ़ोन लेकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से फलक आफ्ताब की आवाज़ सुनाई दी, हेलो उरुज, मैं बोल रहा हूँ। ऐनी कहाँ है? साफ और सही सीधा जवाब दो। कल रात से तुम हमें क्यों भटका रही हो? वो ज़रा सपाट लहजे में बोली, मैं उरुज नहीं, ऐनी बोल रही हूँ। वो एकदम से नरम पड़ते हुए बोला, मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या बताऊँ कि हम तुम्हारे लिए कैसे पागल हो रहे हैं। ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना जागना है। अजब हालत हो गई है हमारी। वो नागवारी से मुँह बना रही थी, फिर बोली, जब उरुज आपसे कह दिया था कि मैं इसके पास खैरियत से हूँ, फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटी, तुम कल शाम से भटक रही हो, हमसे दूर जाने किन हालात से गुजरती रही हो। जब तक हम तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। और जब मैं भटकते रहने के बाद उरुज के पास पहुंची थी, वहाँ कुछ पुरसुकून से रहना चाहती थी, अब आराम करना चाहती। आप लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या यही आप लोगों की मोहब्बत थी? क्या मेरे लिए आपका ये रवैया मुनासिब था? बातों के दौरान बेगम आफ्ताब ने बेचैन होकर वाइड स्क्रीन ऑन कर दिया था। ऐनी की आवाज़ सबके कानों तक, वाइड स्पीकर ऑन कर दिया था। ऐनी की आवाज़ सबके कानों तक पहुंच रही थी। बेगम आफ्ताब ने फ़ोन की तरफ झुकते हुए बड़े मीठे लहजे में कहा, बेटी, हम तुम्हारे लिए आराम और सुकून के लिए अपनी नींदें हराम कर रहे हैं। तुम हमारे अंदर के जज्बों को नहीं समझ रही हो। हम दिल से मजबूर होकर तुम्हारे पास आए थे और हमारा मुकद्दर तुम्हें परेशान करना, हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। आखिर ये उरुज तुम्हें कहाँ लिए फिर रही है? वो बोली, मैं नन्ही बच्ची नहीं हूँ कि ये अपनी उंगली पकड़े और मैं इसी उंगली पकड़ कर कहीं भी चली जाऊँ। बेगम आफ्ताब ने कहा, मगर कल रात तुम दोनों इस क्वार्टर में नहीं थी, वो तुम्हें कहाँ ले गई थी? मैं जानती थी कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए सारा ख़ानदान यहाँ चला आएगा। रात से सुबह होने हो जाएगी, मुझे सोने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए दूसरी सहेली के घर चली गई थी। फलकनाज भी फ़ोन के तरफ झुकते हुए बोली, बेटी, अगर तुम्हें किसी और सहेली के पास जाना था तो कम से कम हमें फ़ोन पर इत्तला दे देती, हम मुतमईन हो जाते। कल रात से एक पलक नहीं झपकाई हम। मेरा अदनान तो तुम्हें ढूंढ कर पागल हो रहा है। बेगम आफ्ताब ने जल कर कहा, बस करो नाज, अब मुझे भी कुछ बोलने दो। फलकनाज ने कहा, भाभी जान, आप बोलती हैं तो बोलती हैं ही चली जाती हैं। और फिर फ़ोन की तरफ झुकते हुए बोली, हाँ तो बेटी, मैं कह रही थी। दूसरी तरफ से ऐनी इसकी बात काटते हुए बोली,
پلیز آپ کچھ نہ کہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھے واپس آنے کو کہیں گی یا آپ میرے پاس آنا چاہیں گی، مگر میں دونوں ہی کی باتیں نہیں مانوں گی۔ فلک آفتاب نے پریشان ہو کر کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر گھر واپس آنا کیوں نہیں ہے؟ عینی نے کہا، وہ میرا گھر ہے، مجھے تو وہاں آنا ہی ہے، فی الحال ناممکن ہے، اس لیے کہ میں ابھی عروج کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے دیکھ بھال بھی کر رہی ہے اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے جو دوائیں تجویز کی ہیں وہ باقاعدگی سے مجھے استعمال کرا رہی ہے۔ آپ لوگ مطمئن رہیں، میں شام تک گھر واپس آ جاؤں گی۔ فلک آفتاب نے پوچھا، کیا تم عروج کے کوارٹر میں ہو؟ اس نے ایک نظر عروج پر ڈالی، پھر فون پر کہا، جی ہاں، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے بیٹی، ہمیں اطمینان ہے، پھر بھی ہم شام کو تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھر جائیں گے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ کو ضبط کرتے ہوئے بولی، تایا ابو آپ بے وجہ تکلیف کریں گے، میں عروج کے ساتھ آ جاؤں گی۔ نہیں بیٹی، کل بھی تم وہاں سے تنہا آ رہی تھی، مگر کیسی مشکلات میں گر گئی تھی۔ عروج اپنی ڈیوٹی پر ہوتی ہے، اسے ڈیوٹی کرنے دو اور مجھے وہاں آنے دو۔ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، آپ ضد کر رہے ہیں تو یوں ہی صحیح، آپ 6 بجے یہاں آ جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بیگم آفتاب نے سنتے ہی ایک ذرا فخر سے فلک ناز کو دیکھا، جیسے آنکھوں کے ذریعے کہہ رہی ہو کہ دیکھ لو، جیت ہماری ہوئی ہے۔ فلک ناز کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً ہی فون پر جھک کر بولے، بیٹی میں بھی آؤں گی۔ بیگم آفتاب محبت جتانے کی کبھی کمی گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس نے بھی فون کی طرف منہ کر کے کہا، یہ بات ہے تو بیٹی میں بھی آؤں گی۔ وہ تینوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ تراب علی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، عینی نے فون بند کر دیا ہے۔ حشمت ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا تھا، مگر دروازے پر کھڑا عینی سے فون پر ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ یہ پتہ چل گیا کہ وہ عروج کے ساتھ اس کے کوارٹر میں ہے۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ عینی اسے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے بڑی محبت سے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، بڑے ہی رومانٹک انداز میں اسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، مگر ترے دیے جاتی تھی، اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی، اسے سمجھاتی تھی کہ وہ اس سے ایسی توقع نہ کرے۔ ایک دن وہ عروج کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی، عروج واش روم میں گئی ہوئی تھی۔ ایسے وقت حشمت نے آ کر دیکھا تو سمجھا کہ وہ تنہا ہے۔ اس نے آتے ہی اس کے بازو کو تھام لیا، پھر کہا، میں محبت سے تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نخرے دکھاتی رہتی ہو، اگر میں تمہیں جبراً حاصل کر لوں تو پھر کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ عینی نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ وہ غصے سے کھول رہی تھی اور اسی غصے میں اس نے ایک زوردار تھپڑ حشمت کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ غصے سے تلملا کر رہ گیا۔ ایک لڑکی سے مار کھانے والے توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، آگے بڑھ کر اسے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت عروج واش روم سے باہر آئی اور چیخ کر بولی، بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر روک رہا ہوں۔ عینی اور حشمت کی داستان چل رہی ہے، کہانی آگے بڑھتی ہوئی، آئندہ پارٹ میں ملاقات کیجیے۔ یہاں میں روک رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔